तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स की जो मैं बोलूँ जो टफनेस होगी, या मैं कहूँ कि जो न्यूमेरिकल्स की जो लेवल होगा वो लेवल 1 से लेकर लेवल 2, 3, 4 और अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल आप सीखने वाले हैं। तो आज जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं वो मेरे ख्याल से टाइप 1 के होंगे, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टाइप 1 के न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 और जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा F = G(m)(m)/d²। ये हमको सबको पता है कि ये फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M जो है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, M स्मॉल वाला जो है वो मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, D जो है वो उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पर जो एक और F = mg है, यहाँ पर वही F जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है। यहाँ मास ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी ये वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, और ये वही फोर्स है जिससे कोई अर्थ या कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। तो ये दोनों बेसिकली सेम फोर्सेस हैं, फॉर्मूला अलग अलग है क्योंकि ये है न्यूटन के सेकंड नियम से। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहाँ से इस फोर्स को उठा के लेके आया हूँ मैं। कुछ बातें जो हैं वो आपको रिमेंबर करने वाली हैं, वो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या बातें याद रखनी है, नहीं तो आप बोलोगे सर ने पहले ही हमको नहीं बताया। ये ध्यान रखना कि जो फोर्स होगा वो होगा G(m)(m)/d²। मैंने लिखा भी हुआ है। ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जो G की वैल्यू होगी वो लगभग कितनी होगी? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखने वाली बात हमको समझनी है। बस तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम बहुत बार कर चुके हैं एक्चुअली में। पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का कि व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एंड थ्राइस एंड मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज डबल। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले जो मैं करने जा रहा हूँ वो इस क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। अब दो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली हम लोग फोर्सेस का फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो लगेंगे G(m)(m)/d² या r², वेदर इट इज द डिस्टेंस D इज गिवन और R इज गिवन। कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई? क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं और वो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ये और एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास है M और इसका मास है स्मॉल m, ठीक है। अब इनिशियली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था? D। तो उन पे जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? F = G(m)(m)/d², ठीक है। तो ये पहले वाला फोर्स है जो इनिशियली लग रहा था बेटा। अब उन्होंने कहा पहली कंडीशन कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास आप डबल कर लो, तो मैंने कहा ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ये है कि एक ऑब्जेक्ट का मास मैंने डबल कर दिया तो ये 2 टाइम्स ऑफ m हो गया, और पहले वाले का मास स्मॉल m ही रहने दिया। उनने डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो मैंने कहा D तो D ही रहेगा। अब फोर्स कितना लगेगा निकाल लेते हैं। तो जो फोर्स होगा वो F' हो जाएगा। अब आप कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सर ये F' क्या होता है? बेटा F' इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल। कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल मैंने ले लिया है और उस वेरिएबल को मैं F1 भी लिख सकता हूँ, F' भी लिख सकता हूँ, F गामा भी लिख सकता हूँ, एक बीटा भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ वेरिएबल में खेलना था। तो F' की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी G, और अब जो पहले वाले का मास हो गया वो ट्वाइस हो गया, पुराने वाले का मास सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो F' जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ G(m)(m)/d²। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि ये तो पुराना वाला फोर्स ही है ये तो पुराना वाला फोर्स ही है ना बेटा। तो मैं इसको F' को लिख सकता हूँ F' 2 टाइम्स ऑफ, ये पुराना वाला फोर्स है तो उसको F लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मतलब जो नया फोर्स होगा F' वो पुराने फोर्स का कितना हो जाएगा? डबल। ये है पहला आंसर। दूसरा आंसर ये कहता है कि अगर डिस्टेंस को ट्वाइस कर दूं, अब डिस्टेंस जो D था वो उसको क्या कर दूं मैं? 2D कर दूं। तो पहले वाला फोर्स कितना था? वो तो 100% पहले वाला ही रहेगा, तो ये तो हो जाएगा D², ठीक है।
अब मैंने डिस्टेंस, मास में कोई चेंजेस नहीं लाया, लेकिन मैंने डिस्टेंस में परिवर्तन ला दिया। अब मैंने डिस्टेंस को 2 टाइम्स ऑफ डी कर दिया, ठीक है। तो अब नया फोर्स होगा वो भी कुछ चेंजेस में आ जाएगा, वो फोर्स कम हो जाएगा। आपको पता ही है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, हम निकाल के भी देख लेते हैं। तो जी रहेगा, एम तो एम रहेगा, स्मॉल एम तो स्मॉल एम रहेगा, लेकिन अब डी जो होगा वो 2d हो जाएगा और उसका स्क्वायर कर दो। तो यहां से एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 to 4 डी स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुराने वाले फोर्स की वैल्यू है, बोलो हाँ है ना। तो हम इसको एफ डैश की वैल्यू किसके बराबर कर सकते हैं, एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ अपॉन 4, यानी जो नया फोर्स होगा एफ डैश वो पुराने वाले फोर्स के 4 गुना कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर ट्रिपल कर दिया तो 9 गुना कम हो जाएगा। तो एफ डैश विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डी। अगर मैंने ट्रिपल कर दिया तो 3d हो गया, 3d मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो नीचे 9 आ जाएगा, बाकी डी स्क्वायर, ये हो गया जी, ये हो गया एम, ये हो गया एम, ये हो गया एफ डैश, ये वाला पुराना फोर्स है। तो एफ डैश वो होगा, वो हो जाएगा 1/9 टाइम्स ऑफ द पुराना वाला फोर्स। लेकिन 1/9 टाइम्स मतलब 9 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है। अब वो ये कह रहा था मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर मैंने दोनों के मास को डबल कर दिया, दोनों मासेस को डबल कर दिया, डिस्टेंस से छेड़ाछाड़ी नहीं करी, तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस अगर उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया तो ये वही m है कैपिटल वाला, यही वो स्मॉल m है। अब लेकिन ये 2m हो गया और ये भी 2m हो गया, डिस्टेंस अभी d है, पुराना वाला फोर्स यही चल रहा है। तो f डैश जो होगा नया वाला फोर्स वो होगा g, नया मास हो गया कैपिटल M 2 टाइम्स, फिर स्मॉल m 2 टाइम्स अपॉन डी स्क्वायर, डी का डी रहेगा। एफ डैश इज इक्वल टू 2 to 4 टाइम्स ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। और ये तो हमें दिख रहा है कि ये पुराना वाला फोर्स ही है। इसका मतलब जो नया वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पुराना वाला फोर्स, यानी अब जो फोर्स होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का मास डबल करा है। केवल एक का मास डबल होता तो फोर्स डबल, दोनों का मास डबल तो 4 गुना। एक डिस्टेंस अगर हाफ या डबल कर दिया तो फोर्स 4 गुना कम, डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया तो 9 गुना कम, डिस्टेंस हाफ कर दिया तो 4 गुना बढ़ गया, है ना। तो इस तरह से किसी भी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही है इसका आंसर। बहुत आसानी से मैंने इसको बहुत सही तरीके से, पहले में आ गया फोर्स डबल, दूसरे में भी आ गया जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, और तीसरे में 9 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना कर दिया था तो यहाँ 9 टाइम्स कम हो गया, 19 टाइम्स ऑफ द पुराना वाला फोर्स। और मास अगर दोनों का डबल हो गया तो 4 गुना नया फोर्स आ जाएगा, यानी फोर्स विल बी 4 टाइम्स दी पुराना वाला फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स in proportion to their masses. Why then a heavy object does not falls faster than light object? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी यही है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं समझने की कोशिश करूं या मैं समझाने की कोशिश करूं तो वह कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मासेस का। अगर मैंने किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा और उसी बिल्डिंग से मैंने किसी और ऑब्जेक्ट को छोड़ा जिसका मास दूसरा है, तो वो ये कह रहा है कि फिर हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। लाइटर ऑब्जेक्ट से फास्टर क्यों नहीं जाता है हैवी ऑब्जेक्ट? तो उसका सिंपल सा अर्थ है कि दोनों में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम लगेगी, मास पे फर्क ही नहीं पड़ता है। मास पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं है। जी दोनों के लिए सेम रहेगा, इसके लिए भी जी सेम रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए हो गई u इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी हो गई u इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, इसको भी सेम हाइट से फेंका है, इसको भी सेम हाइट से फेंका है, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। तो लगा के देख लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आई कि इनके डिस्टेंस का ट्रैवल होना टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ये हम आइडियल कंडीशन में देख रहे हैं। कौन सी कंडीशन में देख रहे हैं? लेकिन आइडियल कंडीशन नहीं है। यहां पर हमारे जीवन में आइडियल कंडीशन कभी नहीं आती, हम उसको मान लेते हैं।
हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आइडियल कंडीशन से लेवल पर ही हम देखते हैं। पूछो कैसे? सर जी, जब हम कोई चीज़ को फेंकते हैं तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस पर भी फर्क पड़ता है। एयर रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हल्की चीज़ को ज़्यादा फोर्स से एयर रोकती है, भारी चीज़ को कम फोर्स से एयर रोकती है। तो वो रोकने वाला जो अपोजिट फोर्स है वो कम या ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो हल्की चीज़ है वो लेट पहुँचती है, जो भारी चीज़ है वो जल्दी पहुँच जाती है। ये बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मुझे पेज दोगे क्या कोई? और वो एयर रेजिस्टेंस है जो सरफेस एरिया पे वर्क करता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकूँ, इसका मास कितना है? m है। मान लो इसका मास कितना है? m। इसको फेंक रहा हूँ तो यह पहुँचने वाला है थोड़ी देर बाद, मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकंड लिए, क्योंकि इस पर एयर रेजिस्टेंस इतने एरिया पे वर्क कर रही थी। अब इसी को मैं अगर ये कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अब इसको छोड़ूं तो जल्दी पहुंच गया ना। तो एयर रेजिस्टेंस उनकी बनावट पर भी वर्क करती है। वो कैसे हैं, कितने एरिया में फैले हैं, उन सब पे वर्क करती है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हालांकि जब एयर रेजिस्टेंस वर्क करती है तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो जल्दी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस से उनके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाती है, जिसको हम ड्रैग बोलते हैं, जिसकी मदद से एरोप्लेन भी हवा में उड़ता है। अगर एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, ड्रैग ना हो, तो एरोप्लेन हवा में उड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब वैक्यूम में उड़ना मुश्किल है और नामुमकिन है एरोप्लेन के लिए। जिस तरह के हम एरोप्लेन बनाए हुए हैं उसको वैक्यूम में उड़ाना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए एक समय बाद जब एरोप्लेन ऊपर हाइट पे चले जाता है तो उड़ना मुश्किल हो जाता है, उसकी बनावट ऐसी है। लेकिन रॉकेट को पहुंचाने के लिए हमें कहीं भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसकी बनावट अलग तरीके से बनाना पड़ती है, ड्रैग अलग होता है उसका। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब बहुत अलग चीज़ हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ समझा दूँ कि जो ऑब्जेक्ट जो गिरते हैं उनका रेट सेम होता है, क्योंकि उनका जो ये रेट से गिरने वाला समय है उनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर भी यही होना चाहिए। एफ बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और एम जी के बराबर। तो जी की वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट रहेगी, जहां पर जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड जी वैल्यू विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज हैवी और लाइट। इसका सिंपल सा मतलब है कि जी सब पे सेम रहेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो, इसलिए मैं कह रहा हूं एयर रेजिस्टेंस एक मेजर फैक्टर है जो हमें आइडियल कंडीशन पर नहीं ला सकता, और हम आइडियल कंडीशन को देखकर ही सॉल्व करते हैं सवालों को। तो आप कभी भी इसको रियलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना तो आपको उलझन होगी, क्योंकि अभी आपको मैंने बता दिया सेम चीज का मास लेट पहुंच रहा है, उसको गुड़ी मुड़ी कर दिया, और जब उसको छोड़ा तो वो जल्दी पहुंच गया। तो आपको यहीं पर एक एग्जाम्पल मिल गया कि वो डिपेंड करता है उनकी बनावट पे, उनके स्ट्रक्चर पे, उनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता एयर रेजिस्टेंस लगाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर लेते हैं, और अगला सवाल है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस ऑन इट सरफेस। इतना इतना मास है। तो देखो, अगर अर्थ है यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर अर्थ बना देता हूँ ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हम रेडियस ऑफ अर्थ की मान लेंगे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये एम की वैल्यू कितनी दे रखी 1। तो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये लगभग कितना आता है, 9.8 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमने ऐसे जी की वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी। जी की वैल्यू भी इतनी होती है। बस अब ये जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, न्यूटन में आएगा, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है। तो एफ की वैल्यू लगभग 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगा, किस पे लगाएगा, 1 किलो मास पे लगाएगा। यानी 1 किलो पर कितना लगता है, 9.8। तो 10 किलो पे कितना लगेगा, 10 इंटू 9.8। 20 पे कितना लगेगा, 20 इंटू 9.8। 0.5 पे कितना लगेगा, 0.5 इंटू 9.8। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर, उसके मास के अकॉर्डिंग हम उस पर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन न्यूटन्स। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि 1 किलो पर मास 9.8 कैसे लगता है सर, और वो न्यूटन में कैसे हो सकता है जब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी की वैल्यू। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भैया गलत,
मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जी की वैल्यू 100% मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन आप पूछो तो कि उसने देखा क्या है, उसने बोला कि भैया मास 1 kg पर कितना लगेगा फोर्स, तो वो उतना ही तो लगता है, न्यूमेरिकली वैल्यू सेम रहेगी, बस जो यूनिट होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 1 kg मास, उतना जितनी वैल्यू हमारी जी की वैल्यू आती है उतनी ही वैल्यू हमारे पास एफ की वैल्यू भी आती है। तो हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ नियरली इक्वल टू 9.8 या 9.77 आता है आंसर, 9.77 न्यूटन, नियरली इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हुज मास इज 1 kg बाय द अर्थ इज 9.8 न्यूटन। और अगर मैं कहूं जी की वैल्यू कितनी होगी, तो जी की वैल्यू उस पर कितना एक्ट कर रही होगी उतनी ही, बस न्यूमेरिकली वैल्यू सेम रहेगी और यूनिट चेंज हो जाएगी। यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 5 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अब मैंने बताया था कि 1 किलो पे कितना लग रहा है 9.8, तो 5 किलो पे कितना रहेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। देख लो बहुत शानदार सवाल वही है, और हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें 9.8 न्यूटन को तो एक्चुअली में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसमें कैलकुलेट कर लो तो कैलकुलेट कर लो, और नहीं करना है तो मत कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए आप लोगों को कैलकुलेट। तो आ जाएगा 9 हाँ, तो बार बार क्वेश्चन ये वाला थोड़ी पूछेंगे तुमसे एग्जाम में, तुमसे एक ही सवाल, एक ही तरह के सवाल थोड़ी पूछेंगे एग्जाम में, तुमसे एक बार पूछेगा ये, तो तुम्हें बार बार नहीं एक ही बार करना है। लेकिन व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग इन दिस, तो यू हैव टू सॉल्व अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल बी थॉरोइंग दिस इन योर माइंड। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं फिजिक्स को जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर 5 किलो 10 किलो का कितना होगा तो 10 × 9.8, बस इतना सा है, बहुत सिंपल है। अब अर्थ और जो क्या बोलते हैं, अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर वही कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ सन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस दे रखा है। देखो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। तो यहाँ पर आप आसानी से Gm1m2/r² का फॉर्मूला ईजिली लगा सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। देख लो मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस एवरेज है, तो यहाँ पर हम लगभग, और ये सारी वैल्यूज सब नियरली इक्वल टू आती हैं। कोई ने जाकर कोई वेइंग मशीन से हमने सन का मास कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है ना, एवरेज मास हमने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है, हमने अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला का स्क्वायर कर देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है आपका 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। इतनी दूर होने के बाद इतना ज़्यादा फोर्स लगता है, तब जाके अर्थ चारों ओर चक्कर लगाती है किसके, सन के। ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है फोर्स का। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का मास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है, ताकि अर्थ बराबर चक्कर लगाता रहे इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द सन। ठीक है, तो ये सवाल तो हो गए हमारे F = Gmm/r² के फॉर्मूले से। लेकिन अभी मेन चीज़ जो बची हुई है ना, वो बची हुई है कि हम किस तरह से मानते हैं कि अगर मून पे चले जाएंगे तो क्या होगा। तो मून के क्वेश्चंस में आपको मून का मास पता होना चाहिए, अर्थ का मास पता होना चाहिए, और एक्चुअली रेडियस ऑफ मून पता होना चाहिए और रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए। तो वहाँ पर आप निकाल सकते हो कि जो किसी बंदे को अगर वो मून पे खड़ा है तो उसको कितना फोर्स महसूस होगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर वही सेम बंदा यहाँ पर खड़ा हो अर्थ पर तो उस पर उसको कितना महसूस होगा फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में तब आएंगी जब आप इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से उसी चीज़ पर रिलेटेड है कि वाई द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट, अभी ये तो सवाल पूछा वाई है, ये सवाल काहे का पूछा वाई है, लेकिन अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो हमको 3 से 4 वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। अगर ये 4 चीज़ें आपको पता है तो डेफिनेटली आप किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर और मून पर कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, अब यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी फोर्स की। तो फोर्स कितना लगता है भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ पर। तो मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है, ये सेम ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये सेम ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मून पर, जिसका मास m है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा g मास ऑफ अर्थ अपॉन इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, इतना क्लियर है। इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा ऑन अर्थ वो इतना ही लगेगा। बोलो हाँ या ना। अब मून पे बात कर लेते हैं।
तो फोर्स ऑन मून विल बी इक्वल टू जी मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। बोलो है ना, ठीक है। ये हो गया फोर्स ऑन अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फोर्स ऑन मून ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है कि दोनों को आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि दोनों का 1/6 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ एम अपॉन एफ ई की वैल्यू निकाल लो। क्या करना है आपको, एफ एम अपॉन एफ ई की वैल्यू निकाल लो। तो पहले जी एम 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 अपॉन आर एम का स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, बचा कितना, कैपिटल एम मून का अपॉन आर एम मून का रेडियस। अब ये डिवाइड में है तो इसको करेंगे इनटू, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू एफ एम अपॉन एफ ई। और ये जो सॉल्व करने पर आएगा वो कितना आएगा, 1/6। अगर ये 1/6 आ जाता है, अगर ये 1/6 आ जाता है तो एफ एम अपॉन एफ ई विल बी इक्वल टू 1/6, यानी फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, यानी 1/6 ऑफ अर्थ आ जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या थी, मेन चीज थी ये 4 चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपको पता है तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा बहुत शानदार तरीके से। और देखो आ जाएगा, अगर आपने ये सब सवाल कर लिया जैसे सेम मैंने समझाया वैसे ही है। बस अब आपको कैलकुलेशन करने हैं, लगभग नियरली वैल्यू आपको आएगी 1.6, जो कि होगी लगभग, W मतलब वेट, अरे वेट मतलब F इज इक्वल टू एम जी होता है ना, फोर्स इक्वल टू एम जी होता है। तो जो फोर्स महसूस हो रहा है वो एक्चुअली वेट है। मास ऑन वेट में समझाया भी था मैंने आपको, मास इनटू ग्रेविटी होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, वही वेट होता है एक्चुअली जो हमको महसूस होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगला सवाल कर लेते हैं। अब बोल रहा है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज द स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून ऑन द अर्थ। अगर मून पे 10 किलो है तो अर्थ पे कितना होगा, बस इतनी सी बात है। 6 गुना ज़्यादा होता है अर्थ पर। अगर मून पे कोई चीज़ 10 किलो की है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 किलो की हो जाएगी अर्थ पे। हाँ सर बिल्कुल सही है ना। तो देख लो भाई, अब वो एक्चुअली हमने 10 ले लिया ना, अरे हमने 10 ले लिया तो अगर हम एम जी की वैल्यू 10 ले लें तो ठीक है, नहीं तो 9.8 न्यूटन फोर्स महसूस होगा उसको। तो 1/6 यानी 116.33 न्यूटन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। अच्छा ये अर्थ पर दिया था क्या, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन द अर्थ। अच्छा 10 किलो का अर्थ पर और 10 किलो पर का मून पर, मतलब ये गलत, ये नहीं है। 10 kg मास है, 10 kg क्या दिया हुआ उसका मास, तो वेट कितना होगा, तो 10 इंटू 9.8 निकाल लो पहले अर्थ पर। तो अर्थ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 98 न्यूटन का वेट। अब उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मून पर। ये 10 kg मास दिया हुआ था, उसका वेट नहीं दिया था अर्थ पर, हम अपन ने गलत इंटरप्रेट कर दिया था, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज द स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द वेट ऑफ द, मतलब न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट, जो मास दिया हुआ है उसका, वो अर्थ पर और मून पर कितना कितना होगा वेट, ठीक है। द मास ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन अब आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्या करना है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁵ kilometers, यानी मीटर में कन्वर्ट कर लेना। कैलकुलेट the force exerted by the earth on the moon as g is equal to 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो सेम है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देख लो आप, बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो यहां से आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको जो मैंने बताया, पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लो, फिर उनको नॉर्मल डिवाइड कर लो और नियरली इक्वल टू वैल्यू निकाल लो। जहां पर आप देखो इनकी 10 की पावर सॉल्व हो गई, अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो इसको नियर लिख लो, इसको नियर लिख लो। देखो इसने क्या लिखा है 297.48, तो इसको 300 लिख दिया। 14.74 है तो इसको 15 लिख लिया, तो ये नियरली वैल्यू आ जाएगी। ये नियरली 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन,
जो अर्थ और मून एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गए इतने न्यूमेरिकल्स? तो जल्दी से इनको छाप लो सारों को क्वेश्चन के साथ फटाफट।